अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आप सबके जाने पहचाने आदित्य राजपूत। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। आदित्य, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ाहिर है इजराइल की और ईरान की। क्या देख रहे हैं आप इनका फ्यूचर? क्या लगता है कि ईरान जो है वो पलट के वार करेगा? देखिए, सबसे पहले तो जब 7 अक्टूबर को एक आतंकवादी हमला हुआ सदर्न इज़राइल में, उसी दिन ऐसा लगा था कि इज़राइल का एक बहुत बड़ा जो है रिवेंज या फिर काउंटर अटैक होगा हमास के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हों, हुती हों या फिर हमास की जो नज़दीकियां अब बढ़ी हैं पिछले कई महीनों में या सालों में ईरान के साथ। तो अब ये एक लॉन्ग वॉर की तरफ जो है पूरी मुहिम जा रही है, क्योंकि अटैक पे काउंटर अटैक हो रहे हैं, टेरर अटैक्स हो रहे हैं और इज़राइल भी इस बार लग रहा है कि चुप नहीं रहने वाला। साथ ही बहुत सारे देश मिडल ईस्ट में हैं, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस हों, एक पीस डील हो, हॉस्टेज डील भी हो, लेकिन वो भी अब जो है बहुत ही मुश्किल लग रही है। जैसे कि इस्माइल हानिये की जो है मृत्यु कर दी गई, मार दिया गया उनको ईरान में, वो भी तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एक ह्यूमिलिएशन था। हमास के बहुत बड़े नेता बल्कि चीफ जो है पॉलिटिकल ब्यूरो के इस्माइल हानिये एक बहुत ही अहम कड़ी थे जो हॉस्टेज डील पूरी चल रही थी और हमास भी इसको लाइटली नहीं लेगा। हालांकि हमास ने गाजा में बहुत ही ज्यादा जो है पकड़ बनाई रखी थी पहले तक, लेकिन अभी पिछले चंद महीनों में हमास बहुत ही ज्यादा जो है मैं कहूँगा डिफंक्ट हो गया है। उनका जो मिसाइल सिस्टम था या रॉकेट्स जो वो इसराइल के खिलाफ लॉन्च करते थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। तो हमास मुझे लगता है पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ, होगा भी नहीं, मुश्किल है, लेकिन उनका जितना स्ट्रेंथ था वो गाजा में कम हो गया है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि ईरान जो है कोशिश करेगा एक काउंटर अटैक करने का आने वाले दिनों में। कहा जा रहा है कि ये अटैक कभी भी हो सकता है। मीडिया में तो अटकलें पिछले 70 घंटों से लग रही हैं कि कभी भी इस वीकेंड पे अटैक हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ईरान अभी कुछ दिनों तक शांत रहे और एक वेल कैलकुलेटेड सरप्राइज अटैक करे। हो सकता है 11, 12, 13 अगस्त के आसपास भी ये अटैक हो। किस तरीके का ये अटैक होगा वो देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आरजू जी आपने देखा होगा कि पिछली बार जब अप्रैल में एक ऐसा ही मसला उठा था, तब ईरान ने लगभग 300 रॉकेट्स जो हैं, मिसाइल्स हैं, वो इजराइल की तरफ डायरेक्ट जो है लॉन्च की थी, लेकिन उससे ज्यादा हानि नहीं हुई थी। एक व्यक्ति की मुझे लगता है मृत्यु हुई थी। उससे ज्यादा जो इजराइल का ड्रोन सिस्टम है, जो डोम है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है, नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी, सदर्न में भी, सेंट्रल में भी। तो उन्होंने पूरी तरीके से ये अटैक को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो अब देखना होगा कि ईरान कैसा ये करता है, क्योंकि ईरान के लिए भी एक ह्यूमिलेशन था, उनके ईगो पर ये बात आ गई है और ये तभी हुआ जब ईरान के नए राष्ट्रपति ने शपथ ली और उसके ही अगले दिन बल्कि उसी के कुछ घंटों के बाद मिडनाइट में 2 बजे के आसपास इस्माइल हनिये को मार दिया। उसके बाद एक और जो मसला है वो है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने नदर्न साइड से इजराइल के ऊपर हमला चालू कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अभी तक रिवेंज नहीं लिया है। जो उनके सेकंड इन कमांड थे, स्ट्रेटेजिक यूनिट के हेड थे, उनकी भी मृत्यु मार दिया गया था बेरूत में एक हमले में। तो हिजबुल्लाह भी एक अटैक लॉन्च करेगा, लेकिन वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो देखना होगा। और इजराइल ने तो ये एक पब्लिकली स्टेटमेंट दे ही दिया है, राष्ट्रपति ने भी और बाकियों ने भी, कि अगर इजराइल पर ईरान या हिजबुल्लाह ऐसा हमला करता है जिसमें सिविलियंस की कैजुअलिटीज होती हैं, तो ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर माना जाएगा। और पिछले एक हफ्ते में हमने ये भी देखा कि अमेरिका के बहुत सारे जो है शिप्स या फिर जो लड़ाकू उनके शिप्स हैं, वो सब वहाँ पर मेडिटेरेनियन में और उसके आसपास पहुंच गए हैं। बहुत सारे उनके जो एयरक्राफ्ट्स भी हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी उस एरिया में तैनात हैं। और अमेरिका ने भी ये कह दिया है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ने, कि अगर ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर होता है या फिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट उभरता है, तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ये जंग अभी जारी रहेगी। हॉस्टेजेस भी बहुत सारे 70 से 80 हो सकता है जिंदा हैं अभी गाजा में। उनको लेकर भी इजराइल की एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन इजराइल मुझे नहीं लगता कि किसी भी शर्त पर ये जंग अब खत्म करेगा।
और बिल्कुल जैसा कि आपका सवाल था, ईरान कुछ तो हमला करेगा, लेकिन किस लेवल पर ये होगा, किस एस्केलेशन लैडर जिसकी हम बात करते हैं, उसमें कितना ज़्यादा बड़ा ये हमला होगा, वो देखने लायक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आदित्य यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि भारत इस वक्त किसका साथ देगा, क्या ईरान का या इजराइल का? इसलिए कि दोनों के साथ आप लोगों के टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। साथ साथ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो क्या करेंगी, इसलिए कि वो जाहिर है शिया सुन्नी वाला इशू जो है वो भी रहता है, तो इस वजह से ईरान का साथ भी नहीं दे सकते खुलकर, और इजराइल के साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम रहता है। तो आपके ख्याल से ये इश्यूज जो है कैसे सॉल्व होंगे? देखिए, भारत का तो सदियों से, मतलब मैं कहूँगा कई डेकेड से एक नॉन अलाइन्ड रहने का एक डिप्लोमैटिक स्टांस रहा है, और पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा है कि भारत युद्ध के खिलाफ है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया हर फोरम पर, चाहे वो G20 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हो, कहीं पर भी हर जगह भारत ने यही पक्ष रखा है कि ये समय युद्ध का नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी वो एक लाइन, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, भी बहुत ज्यादा फेमस हुई। उसके बाद जब भारत ने G20 के सम्मेलन को भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है होस्ट किया, उसमें भी ये बात दो टूक रखी गई कि पीस होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और एक अनप्रेसिडेंटेड कंसेंसस भी G20 नई दिल्ली में उभर के आया रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर। तो मुझे लगता है कि इजराइल और ईरान का जो ये एक युद्ध चल रहा है, या देखें इजराइल और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के उनके साथ, उसमें भी भारत का बहुत ही एक न्यूट्रल पक्ष है। भारत ह्यूमैनिटेरियन साइड में अपना वक्तव्य रखता है, और भारत बार बार ये कहता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बहुत इंपॉर्टेंट इजराइल। साथ ही ईरान के साथ भी बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, चाबहार पोर्ट का मुद्दा हो, वैसे ही हाइफा पोर्ट इजराइल में भी है, वो अदानी के अंडर है। तो हिंदुस्तान का बहुत सारी गल्फ कंट्रीज के साथ, साथ ही इजराइल और ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है। आपने देखा यूएई और कतर के साथ भी इतने अच्छे संबंध है। कतर में हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन उनको एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के तहत जो भारत और कतर के बीच में हुई, फिर छोड़ दिया गया। तो इससे पता लगता है कि भारत की स्टैंडिंग विश्व भर में, दुनिया में बहुत मजबूत हुई है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन में भी भारत किसी एक पक्ष का या किसी एक एक्सेस का जो है पूरी तरीके से समर्थन करेगा या ओपनली आएगा। भारत ह्यूमैनिटी के साथ है, भारत आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है, पूरी तरीके से कंडम किया एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। और जो गाजा के भी लोग हैं, पहली जो चंद कुछ कंट्रीज थी जो सामने आई गाजा के लोगों को मदद करने के लिए इजिप्ट के रास्ते से, रफा बॉर्डर से, वो भारत था। और भारत कई सालों से उनको मदद पहुंचाता है। इनफैक्ट भारत कुछ चंद पहले देशों में था जिन्होंने कई डेकेड्स पहले जो है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज भी किया है। तो भारत का पक्ष जो है बहुत जरूरी है दुनिया भर को देखने के लिए कि भारत युद्ध के पूरी तरीके से खिलाफ है, आतंकवाद के पूरी तरीके से खिलाफ है, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो रहा है, इसके तहत भारत का मानना ये है कि ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए कि इससे जो है वो बाकी दुनिया में भी जो है टेंशन और स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, जाहिर है इन दोनों कंट्रीज को देखकर। लेकिन आदित्य अगर हम बात करें जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, और चाइना जो है वो ये कह रहा है कि जब तक कि हमारे यहाँ जो चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं वो खत्म नहीं किए जाते, चाइना आगे काम करने को तैयार नहीं है सी पैक या किसी भी दूसरी चीज में पाकिस्तान को लेकर। आपके ख्याल से टीटीपी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान की फोर्सेस से? देखिए, पाकिस्तान का तो कई सालों से ये मानना था कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में उनकी बी टीम की तरह काम करती रहेगी। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा भी किया, तब भी पाकिस्तान का बिल्कुल मानना था, खासकर आईएसआई और रावलपिंडी के जो बॉसेस हैं, उन सबको ये लगता था कि तालिबान तो हमारे साथ ही काम करेगा, जो जो हम स्ट्रेटेजिकली उनको बोलेंगे वो पूरी तरीके से मान लेंगे। लेकिन एक पावर सर्कल में ऐसा नहीं होता। जब एक देश पर पूरी तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया, अपना स्ट्रेंथ जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया, और अमेरिका जैसे देश को वहां से भागना पड़ा, एक बहुत ही मैं कहूँगा ह्यूमिलिएटिंग और एम्बैरेसिंग वे में, तो पाकिस्तान तो किस चिड़िया का नाम है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तालिबान के लिए उतना ज़्यादा अहमियत अब रखता है। हमने कई ऐसे स्टेटमेंट्स तालिबान से भी देखे जिसमें पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई गई। हमने तालिबान के स्टेटमेंट्स देखे जिसमें उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जरदारी, उनके खिलाफ भी मजाक किया गया। और खासकर
जो डुरेंट लाइन है, या मैं कहूँगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी क्राइसिस हुआ। मुझे लगता है कई सालों में बहुत ज़्यादा गोलीबारी हुई, लोगों का वहाँ पर मरना हुआ। वहाँ पर मीटिंग्स भी बहुत हुई तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच, लेकिन कोई भी ऐसा कंसेंसस जो है उभर के नहीं आया। तो टीटीपी और तालिबान के संबंध तो सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ये भी ब्लेम किया है कि टीटीपी जो है अफ़गानिस्तान में शरण लेता है बहुत बारी, और फिर हमले करता है खैबर पख्तूनख्वा में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मुश्किलें तो खत्म नहीं होने वाली, बढ़ने वाली हैं। हमने देखा है कि केपीके में आए दिन ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे केपीके में हमले हो रहे हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या उनके जो कुछ ऐसे बाशिंदे हैं, आर्म्ड फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है टीटीपी ने एक मुहिम जारी की है। टीटीपी ने पाकिस्तान के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा धमकी दी है। तो मुझे नहीं लगता कि टीटीपी अब कोई कंसेंसस या पीस एग्रीमेंट करने वाला है, जैसे कि पहले एक पीस एग्रीमेंट और सीज़ फायर हुआ था। और तालिबान और टीटीपी की मजबूती तो और ज़्यादा बढ़ेगी। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला था कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने तो कब्ज़ा कर दिया है, लेकिन अगली चूक उनकी भारत या जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अगला जो उनका मुहिम होगी वो पाकिस्तान में होगी। तो मुझे लगता है कि ये समस्या आगे बढ़ने वाली है। दूसरा जो आपने चाइना को लेकर सवाल उठाया, वो भी बहुत अहम है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक आयरन ब्रदर के रूप में देखता है। पाकिस्तान और चाइना के संबंध जो हैं, कहीं भी छूटे नहीं हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका हो या बाकी कोई भी इस्लामी मुल्क हो, वो बाद में आता है पाकिस्तान के लिए और चाइना सबसे पहले आता है। लेकिन चाइना ने जो पिछले 10 से 15 साल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो सीपेक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डैम्स को लेकर हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो, बहुत सारा पैसा जो है दिया गया है, लेकिन उसमें उनको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहा। सीपेक की जो बात आज से 10 साल पहले की जाती थी और कहा जाता था कि सीपेक एक बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, मजबूत वेस्ट को एक बहुत बड़ा टक्कर देगा इस रीजन में, लेकिन वो उतना बड़ा जो है सक्सेस नहीं हो पाया। वो इस कारण से भी क्योंकि एक तो ये एक ट्रबल्ड एरिया है, ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, और इंडिया बार-बार इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करता रहा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो लोग चाहे बलूचिस्तान में हों, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा किया गया। आर्मी ने उनके खिलाफ जो तशद्दुद किया, हमने देखा कि पिछले कई दिनों में, पिछले 10 दिन से कैसे बलोच लोगों के खिलाफ जो है पाकिस्तान आर्मी ने गोलियां चलाई, उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया। इवन जो बलोच औरतें हैं उनको भी मारा गया, पकड़ा गया, उनको जो है अरेस्ट किया गया। तो ये अगर लोग ही वहाँ के खुश नहीं हैं, वो अपने आप को ऑक्यूपाइड कहते हैं, तो कैसे चाइना वहाँ पर सक्सेसफुल होगा? हमने बहुत सारे ऐसे हमले पिछले 4 से 5 साल में देखे जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ हुए, चाहे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो चाइनीज इंजीनियर्स हों, चाहे वो चाइनीज टीचर्स हों, उनको ऊपर बलूचिस्तान में, उनके खिलाफ कराची में और कई अलग-अलग जगहों पे जो है हमला हुआ, जिसमें बहुत सारे चाइनीज जो है नेशनल्स हैं, उनकी मृत्यु भी हुई। तो चाइना ने पिछले एक बड़े अटैक के बाद पाकिस्तान को एक डेडलाइन भी दी और कहा कि आपको ऐसे स्टेप्स जो है नेशनल सिक्योरिटी में लेने पड़ेंगे कि हमारे खिलाफ ऐसे कदम ना हो, और एक जो है स्ट्रॉन्ग अपना स्टांस रखना पड़ेगा, वरना आप चाइना को एक ग्रीन सिग्नल दें, चाइना खुद ही अपने लड़ाकू या अपने आर्मी और इंटेलिजेंस को तैनात करके वो हमला करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक दूसरी चुनौती है, बहुत एम्बैरेसिंग है, और खासकर मैं कहूँगा जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उनका अब एक्सटेंशन का समय भी आने वाला है। तो वो चाहेंगे कि एक जो है डोमेस्टिकली पॉलिटिकल क्राइसिस भी जो हो रहा है इमरान खान और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में, उसमें कुछ थोड़ा-सा समझौता हो पाए। दूसरा, वो चाहेंगे कि जो टीटीपी है या बलूचिस्तान में स्थिति खराब है, वो कंट्रोल में आए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में भी अब देख रहे हैं कि कैसे जो है आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है, और हम तो 5 अगस्त के करीब बात कर रहे हैं, कैसे जो है 5 अगस्त 5 साल पहले वहाँ पर 370 हटाया गया, कश्मीर में थोड़ी खुशहाली और पीस आया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, थोड़ा-सा उनकी मुश्किलें जो हैं हर फ्रंट पे, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, बहुत ही मुश्किल है। और हम स्पष्ट रूप से ये बात कर सकते हैं कि जब इमरान खान सरकार में थे, तब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति आज से बहुत बेटर थी।
एक चाहे इंटरनेशनल लेवल डिप्लोमेसी की बात करें, इमरान खान बहुत सारे जो है उनके काउंटर पार्ट्स जब वो प्रधानमंत्री थे उनसे बातचीत करते थे, उनसे अच्छे संबंध बढ़ाते थे, पाकिस्तान का एक वक्तव्य रखते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत हद तक आइसोलेट हो गया है, बहुत कम दुनिया भर में दोस्त जो हैं पाकिस्तान के रहे हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी हो, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव, बहुत ही बड़ी कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी और तभी पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी बहुत स्थिर हो सकती है। आदित्य, इमरान खान पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि उनसे कुछ चीज संभल नहीं रही है। खुद इमरान खान ने भी एक बार कहा कि हम तैयार नहीं थे और हमें गवर्नमेंट मिल गई। तो इमरान खान के जाने के बाद एक एक्सपीरियंस किस्म के पॉलिटिशियंस आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो या जरदारी साहब हो। क्या वजह लगती है आपको कि इन लोगों से कुछ संभल नहीं पाया? और इमरान खान के टाइम पे भी लोग कहते हैं कि हाल बहुत खराब था, इमरान खान से भी ज्यादा खराब हाल कर दिया इन्होंने कंट्री का। क्यों इन्हें कुछ समझ नहीं आई? देखिए, मैं तो कोई इमरान खान का फैन भी नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से एक न्यूट्रल ओपिनियन आपको दूंगा। 3 ऐसी अहम चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान फ्यूचर में कभी अपने आप को एक मजबूत देश बनाना चाहता है और स्थिरता, चाहे वो इकोनॉमी में हो, पॉलिटिक्स में हो, या ओवरऑल लोगों के खुशहाली के लिए, और ये तीनों चीज बहुत मुश्किल है। एक जो सबसे अहम चीज है वो है पाकिस्तान आर्मी को एक आर्मी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह जो है बिहेव नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी का ओहदा जो है राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं हो सकता। वो जो है एक डायलॉग के थ्रू एक प्रोसेस सेट करना पड़ेगा, उसी के थ्रू हो पाएगा, और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पिछले जो 50 से 60 साल में हमने पाकिस्तान की हालत देखी है, कई प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भी हुई, मारा गया, हमने डिक्टेटरशिप भी देखी कई बार, और अब हम देख रहे हैं कि एक कठपुतली सरकार जो है पाकिस्तान में बनी रहती है, जिसकी लगाम रावलपिंडी में होती है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो असली सरकार चलाते हैं और वो चुनते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये इसमें अगर बदलाव किसी तरीके से कभी आता है फ्यूचर में, तो पाकिस्तान की डायरेक्शन और पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कई हद तक बढ़ जाएगा। दूसरा, मुझे लगता है जो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, वो अगर खत्म नहीं होता तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया भर में अमेरिका भी कई बार जो है पाकिस्तान का जो है आलाय बना इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन अमेरिका को भी एक मुझे लगता है कि छुरा घोंपा पीछे से पाकिस्तान में, और उसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल तो 2021 में है, जब तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान में और अमेरिका सोचता रहा कि पीस डायलॉग में और हर प्रोसेस में पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन असलियत में पाकिस्तान जो है तालिबान के साथ खड़ा था हर मुहिम में। और तालिबान भी जो है पाकिस्तान के साथ या अमेरिका के साथ नहीं खड़ा था। तालिबान की अपनी कहानी थी, तालिबान अपना जो है वर्चस्व अफगानिस्तान में बढ़ाना चाहता था। तो पाकिस्तान को भी एक सेटबैक लगा, अमेरिका को भी सेटबैक लगा, लेकिन उससे आप क्या लर्निंग लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा मुझे लगता है जिससे पाकिस्तान की स्थिति डायनेमिकली बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है, वो है भारत के साथ अच्छे रिश्ते। और वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अब लग रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो गया है लोगों में, और पाकिस्तान की आर्मी ने भी एक भारत के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया है। उनको पता है कि कश्मीर कभी हासिल नहीं होगा, वो कभी भी जितना भी आतंकवाद कर दें, जितने भी फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल फोरम्स में कश्मीर का गुणगान करें, लेकिन तभी भी जो है कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे। और पाकिस्तान कभी भी ये कॉमन सेंस कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली या फिर किसी भी तौर पर उस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं, एक पाकिस्तान आर्मी में बदलाव, दूसरा रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म पे कंट्रोल, और भारत के साथ मजबूत रिश्ते। मुझे लगता है नवाज शरीफ का थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है। नवाज शरीफ कई हद तक चाहते भी होंगे कि एक पीस हो। कई नेता ऐसे दुनिया भर में होते हैं जिनको जो चाहते हैं कि मेरे टेन्योर में या मेरे टाइम पे, मेरी सरकार के टाइम पे ऐसी कोई हिस्टोरिक गतिविधि हो जिससे कई सालों तक, कई दशकों तक मेरा नाम हो। तो नवाज शरीफ भी मुझे लगता है चाहते होंगे, उन्होंने पिछली बार कोशिश भी की थी आज से 20 साल पहले,
लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी के साथ उनके कुछ हद तक जो है रिलेशंस अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक बहुत ही जो है क्राइसिस है कि क्या वो पीस को चुने या पाकिस्तान आर्मी को चुने। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान आर्मी में चलता रहेगा। इमरान खान ने कुछ हद तक स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, हालांकि हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत बयानबाजी की, लेकिन उनके टाइम पे करतारपुर कॉरिडोर जो है खोला गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है पीस जेस्चर था दोनों मुल्कों के तौर पे। लेकिन उसको भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की ये मंशा थी कि सिखों को कैसे हम रेडिकलाइज कर सकें और खालिस्तान को फिर से जो है बढ़ावा दे सके। तो अब देखना ये होगा कि कैसे जो है पाकिस्तान अपनी गाड़ी या बस आगे चलाता है। थोड़ी सी मुश्किलात का सामना तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंसेंसस पूरी तरीके से सरकार नहीं आई है और इमरान खान आज भी चाहे जेल में हो लेकिन बहुत ही पॉपुलर लीडर है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये वही पॉपुलर लीडर हैं जिन्होंने 370 का सुनते ही जो है वो ट्रेड बंद कर दी थी, और कल 5 अगस्त है और फिर दोबारा से पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी कश्मीर, आपकी साइड कश्मीर में के लिए बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ब्लैक डे मनाया जा रहा है और लोग नाराज हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ है कुछ, या पाकिस्तान जो है वो दोबारा ट्रेड खोल सकेगा, भारत के साथ बना सकेगा दोबारा ट्रेड के लिए? और ना तो यही कहा था इमरान खान ने कि जब तक 370 वापस नहीं आएगी पाकिस्तान और भारत बात नहीं करेंगे। देखिए, बातचीत तो मुश्किल है। बातचीत इस दौरान जब आतंकवादी गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं, कश्मीर में नहीं लेकिन जम्मू में, उस वक्त तो बातचीत बिल्कुल ही मुश्किल है। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 से 5 साल में मोदी सरकार ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया, चाहे वो बातचीत के तर्ज पे हो, इंटरनेशनल फोरम्स पे हो, या कोई भी ऐसा पीस ओवर्चर कहीं से भी आया हो। मीडिएशन के तो वो सख्त खिलाफ है ही भारत, लेकिन अब भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान पे अब वक्त फजूल में खर्च करें। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत ऐसी कोई होगी, क्योंकि आतंकवाद अभी बढ़ रहा है। और साथ ही मुझे ये भी लगता है कि अभी कश्मीर में खुशहाली है। आरजू जी, मैं आपको स्पष्ट से बोल दूं कि मैं 2 हफ्ते पहले अपने परिवार के साथ कश्मीर में था और पूरा 4-5 दिन वहां पर घूमा। मैं श्रीनगर में था, पहलगाम में था, सेंट्रल कश्मीर में और साउथ कश्मीर में पूरी तरीके से घूमा, श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, पुलवामा के रास्ते। तो मुझे तो पूरी खुशहाली देखी, मैंने कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। और आजकल भी यहाँ की न्यूज़ में या लोकल न्यूज़ में कोई ऐसा ऐसा लेटेस्ट कोई विजुअल नहीं आया कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई शटडाउन हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि ये जो है पाकिस्तान की सोशल मीडिया कोशिश कर रही होगी कि पुराने वीडियोस और पुराने फोटोज फैला के नहीं, कुछ हद मेन तक। स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही बता रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं। जी, बिल्कुल। तो वो वही है ना कि आईएसपीआर उनको कह रहा होगा कि 5 अगस्त है और किसी तरीके से आप कश्मीर की बात फिर से करें, लेकिन नए विजुअल्स तो है नहीं, तो पुराने उनको एजेंसी की फुटेज जो है 2019 और 2018 के पहले की यूज़ करनी पड़ेगी। मुझे तो कोई ऐसा प्रोटेस्ट वहाँ पर नहीं दिखा। 5 अगस्त में भी कोई ऐसा शटडाउन नहीं है। लाल चौक पे भारत का तिरंगा वहाँ पर हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कल वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं 5 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। तो पूरी तरीके से शांति है। शांति कहाँ पर नहीं है जो वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो है जम्मू में। क्योंकि जब आपने देखा कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे थे, मैं खुद राष्ट्रपति भवन में था जहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी। वहाँ पर मुझे फ़ोन कॉल आया कि रियासी में एक हमला हो गया है। रियासी जम्मू के पास है। मैं बचपन में बहुत रियासी में रहा हूँ और रियासी में 9 हिंदू पिलग्रिम्स की हत्या कर दी गई जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा। और बस पे अटैक हुआ। बस अगर नीचे खाई में नहीं गिरती तो और भी लोगों की मृत्यु हो सकती थी। और इसके बाद लगातार हमने देखा कि कठुआ में हमला हुआ, डोडा में हमला हुआ। जो नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, आतंकवादियों को मारा। भारत के भी कुछ सेना के और सीआरपीएफ के और एयरफोर्स के लोगों की मृत्यु पिछले कई हफ्तों में जो है जम्मू कश्मीर में हुई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एक नया फ्रंट खोलने का जम्मू में, क्योंकि कश्मीर में पूरी तरीके से चोक्ड है। वहाँ पर कोई पाकिस्तान का जो है नारा नहीं लगाना चाहता, आतंकवाद नहीं करना चाहता। इन्फिल्ट्रेशन में भी बहुत मुश्किलात हो रही है क्योंकि सीज फायर अभी ऑन है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से एलओसी से, आईबी से वो जम्मू में आतंकवादियों को भेजे, एसएसजी कमांडो जो है उनकी मदद करें और बैट एक्शन भी हो, और साथ में
जो है आतंकवाद फैलाया जा सके। लोकल कुछ थोड़े बहुत OGWs भी हैं साउथ कश्मीर से या फिर साउथ ऑफ पीर पंजाल से जो उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब भारत की आर्मी भी वहाँ पर बहुत मजबूत है, जम्मू कश्मीर की पुलिस बहुत मजबूत है और कोशिश कर रही है कि जो आतंकवादी अंदर घुस गए और अभी छिपे हुए हैं पहाड़ों में, उनको ढूंढ के मारा जा सके। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर, जैसे मैंने बोला, कि बहुत ही प्रेशर में है, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे बलूचिस्तान के साथ और KPK और अफगानिस्तान के साथ वहाँ पर हालात खराब हैं, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान आर्मी की खिल्ली उड़ाई जा रही है, तो इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब जम्मू में एक नया फ्रंट खोल रहे हैं। और तभी प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ले रहे थे, उसी वक्त सबसे पहला बड़ा आतंकवादी हमला इस साल का रियासी में हुआ, 9 लोग वहां पर मारे गए। और कोशिश तब से ये रही है कि हर कुछ दिनों में या तो हमला हो या तो एनकाउंटर हो या कुछ ना कुछ जो है ऐसी गतिविधि जम्मू में बनी रहे। तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली जम्मू में ये आतंकवाद थोड़ा बहुत बढ़ेगा इस साल, क्योंकि विंटर में अभी समय है और पाकिस्तान की कोशिश यही रहेगी कि आसिम मुनीर किसी तरीके से फिर से बन जाए और दुनिया को गुमराह करते रहें। सर यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो होता है कि हर थोड़े टाइम के बाद जो भी आर्मी चीफ होते हैं वो एक्सटेंशन ले रहे होते हैं। और इससे पहले बाजवा साहब थे, तो बाजवा साहब के लिए भी यही कहा जाता था कि जी क्योंकि 370 अभी हटाया है और उसको रहना चाहिए, इन्हीं को आर्मी चीफ रहना चाहिए। लेकिन आर्मी के अंदर भी कई सेक्शन हैं जो ये नहीं चाहते कि एक्सटेंशन हुआ करे। अब देखते हैं कि ये इसको किस तरह से लेके चलते हैं। ये अपने टाइम पे रिटायर हो जाते हैं, जो कि हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्सटेंशन किसी भी जो मसले का हल नहीं होता। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक बात, अमेरिका की भी इलेक्शंस होने वाले हैं और कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जाहिर है बाइडेन तो आउट हो गए, अब बाकी दोनों में से आपको कौन आता हुआ लग रहा है? देखिए, अमेरिका का इलेक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम तो भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है चिल्लम चिल्ली ज्यादा होती है, अटैक ज्यादा होते हैं, लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में देखिए क्या होता है, मजाक बना दिया उनने इलेक्शन को। ट्रम्प बाइडेन का मजाक उड़ा रहे हैं, कमला हैरिस और बाइडेन ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे हैं। वहां पर जो है प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और पूरी तरीके से मुझे लगता है सोसाइटी जो है अमेरिका में डिवाइड हो चुकी है। और बाइडेन, क्योंकि उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते पहले ही मुझे लगता है हट जाना चाहिए था, क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज्यादा हो गई थी। बहुत लोग उनके डिमेंशिया की भी बात कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट्स थे जो इस पक्ष में थे, चाहे वो बाइडेन के सपोर्टर हों, कि बाइडेन अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सरकार आगे चला सके। तो अब टफ फाइट है। मुझे अभी भी लगता है कि ट्रम्प के पास अभी एज है, क्योंकि बाइडेन का जितना भी टेन्योर रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई। और जो लार्जर वाइट पॉपुलेशन है, मुझे लगता है वो ट्रम्प के साथ है। वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रम्प के टाइम पे जिस तरीके के युद्ध अभी चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में हो या इसराइल और हमास और ईरान के बीच में हो, उस तरीके के युद्ध जो है ट्रम्प के टाइम पे नहीं आए। जो अफगानिस्तान की पीस डील की घोषणा या विड्रॉल की बात हुई थी, वो भी ट्रम्प के टाइम पे हुई थी और बाइडेन ने उसको फिर आगे निभाया। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इट इज टू अर्ली टू से व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली इन द यूएस इलेक्शंस। अभी जो जितने भी पोलस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि कमला हैरिस हैज एन एज और कमला हैरिस कुछ पॉइंट्स ट्रम्प से आगे है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि रियलिस्टिकली कुछ और ही चल रहा होता है। मैं इनफैक्ट 2020 में जनवरी में अमेरिका में था, वॉशिंगटन डीसी और आयोवा में। मैंने वहाँ के जो प्राइमरीज थे बहुत ही क्लोजली देखे और उस वक्त मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से लग रहा था, जबकि दुनिया में ऐसा चर्चा उस वक्त नहीं थी, कि बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन आजकल के युग में क्या अमेरिका एक किसी औरत को जो है राष्ट्रपति चुनेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में, जो दुनिया भर कहता है कि अमेरिका डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है, मैच्योरिटी है, मुझे नहीं लगता अमेरिका में इतनी मैच्योरिटी अभी है कि वो एक औरत को चुने। अभी भी अमेरिका में बहुत साल लगेंगे कि औरत को वो एक राष्ट्रपति चुने और उसको वो एक दर्जा दें। और कमला हैरिस का ये भी है कि उनकी जो पब्लिक अपील है या फिर एक नैरेटिव है और उनकी जो पहचान है, उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बाइडेन की थी या जितनी ओबामा की थी। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर मिशेल ओबामा होती तो उनकी स्टैंडिंग या उनका जो पीआर है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता। तो कमला हैरिस थोड़ा सा लग रहा है मिसफिट इन दैट रोल। बट अब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन है इस महीने
और उसमें लग रहा है कि कमला हैरिस का नाम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप भी चूकने वाला ही नहीं है। इनफैक्ट जब असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पर हुआ, उसके बाद तो पूरी अटकलें लगी कि पहले तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि ट्रंप आएंगे, अब तो पूरी तरीके से लग रहा है कि ट्रंप ही उभर के आएंगे। बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सरकार में आता है और उनके रिश्ते जो है साउथ एशिया में जो देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, उनके साथ कैसे रखते हैं। अभी के तौर पे तो मुझे यही लगता है कि ट्रंप होंगे, लेकिन अगले 3 महीने में, 4 महीने में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और उससे पूरा नैरेटिव बदल गया। कुछ और ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसी कैंपेन दोनों तरफ से आ सकती है जिससे रुझान पूरी तरीके से बदल जाए, तो वो देखना अहम रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और डेफिनेटली हमारी हर न्यूज़ के ऊपर नज़र रहेगी और हमसे भी ज़्यादा आदित्य की रहती है, क्योंकि मैं भी आप ही के ट्विटर को देखकर और अपने आप को अपडेट कर रही होती हूँ। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच आरजू जी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।